हाँ, घुटने का प्रत्यारोपण स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज का रोग है आपका। जैसे गठिया अगर देखेंगे तो स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4 तक है वो। तो स्टेज 4 में अगर पहुंच गया जिसमें ज्वाइंट की डिफॉर्मिटी हो गई है, मतलब टेढ़ा हो गया घुटना, उसमें डिफॉर्मिटी ऐसी हो गई, वहां पर उसके कराने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले की जो स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, वहां पर तीनों स्टेज में हम आयुर्वेदिक उपचार से उसको प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं होने देते। वहां पे हम उसको रोक सकते हैं, मतलब उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। गठिया एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी तकलीफ है कि बहुत तकलीफ देती है और कई बार पीड़ा तो होती ही होती है, चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। मैं हूँ रामदत्त त्रिपाठी और मीडिया स्वराज पर आज हम गठिया पे बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव रस्तोगी जी, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में प्रोफेसर हैं। संजीव जी, अभी आपने ये गठिया दिवस पे एक यहाँ वर्कशॉप भी रखी थी, सेमिनार रखा था जिसमें काफ़ी जो जानकार लोग आए। तो जो लोग गठिया से पीड़ित हैं या पीड़ित हो सकते हैं, उनके लिए आप क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे? त्रिपाठी जी नमस्कार। और आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आपके साथ में अपने कुछ विचार साझा कर सकूं। गठिया के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में मैं पिछले करीब 25-30 वर्षों से काम कर रहा हूं। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति गठिया के उपचार के लिए एक बड़ी विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति की तरीके से सामने आ रही है। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन इस वर्तमान समय में सरकार की दृष्टि भी उसके ऊपर है, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि हमारे पास आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है और उसमें आयुर्वेद से मिलने वाले लाभ भी लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। इसी विश्वास को लेते हुए हम लोगों ने क्या किया, मतलब आयुर्वेद में देखिए त्रिपाठी जी, सभी लोगों का ये अनुभव है कि आप कभी भी जाइए आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाइए तो आपको विशेषज्ञों की कमी मिलती है, विशेषज्ञ नहीं मिलते वहां पे। यूजुअली आपको जनरल फिजिशियन मिलेंगे, सब जगह ऐसे चिकित्सक मिलेंगे जो एक ही चिकित्सक सब प्रकार के रोगों का उपचार कर रहा होगा। वही गठिया भी देख रहा होगा, वही डायबिटीज का इलाज भी कर रहा होगा, वही हार्ट की डिजीज भी देख रहा होगा और अमूमन सारे प्रकार के रोगों को। लेकिन आप देखिए मॉडर्न मेडिसिन में जो विकास हुआ है वो बेसिकली विकास इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक एक सेगमेंट को अलग अलग करके और उसको विकसित करने की, उसमें रिसर्च करने की और उसमें भरपूर पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की है। आयुर्वेद में ये नहीं हो सका। पिछले 50 वर्ष में इस तरीके से हम लोगों ने ध्यान नहीं किया। हमने अस्पताल जरूर बनाए लेकिन हमने विशेषज्ञता नहीं बनाई। हमने चिकित्सक बैठा दिया वहां पे और वो चिकित्सक सब प्रकार की दवाइयां कर रहा है। तो 3-4 वर्षों में हम लोगों ने बड़ा गंभीर यह प्रयास किया कि नहीं, आयुर्वेद में भी अब विशेषज्ञता की आवश्यकता है। और ऐसा होता भी है। हमारे पास भी लोग आते हैं या आप भी कहीं जाएंगे तो आप जरूर ये पूछेंगे कि भाई जिस चिकित्सक के पास जा रहे हैं हम, उसको कितना अनुभव है, उस बीमारी को ट्रीट करने का कितना अनुभव है, कितने सालों से उसके पास इस तरीके के रोग आ रहे हैं और उसका सक्सेस का रेट क्या है, मतलब उसकी विशेषज्ञता क्या है। तो लोगों के, साधारण लोगों के मन में ऐसा विचार है। तो हम लोगों ने इस प्रपोजल को दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया कि नहीं, आयुर्वेद में गठिया का बड़ा विशेषज्ञता का इलाज उपलब्ध है, तो क्यों नहीं इसको आप एक विशेषज्ञता के सेंटर के रूप में डेवलप करें। मतलब जैसा कि सेंटर होते हैं आयुर्वेद में, देखिए कहीं रेफरल सेंटर जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप सेंटर पे जाते हैं और आप नहीं ठीक हो पाते वहां से, तो आप कहाँ जाएंगे दिखाने के लिए। तो आपके पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आप जाइए तो आपको लगे नहीं सेकेंडरी केयर सेंटर है ये, या ये टर्शियरी केयर सेंटर है, यहाँ जहाँ नीचे से नहीं ठीक होता है तो रोगी को यहाँ भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है आयुर्वेद स्पेशलिस्ट के पास, एक्सपर्ट्स के पास, जी जिसको जी जी जी। तो हम लोगों ने बड़ा प्रयास करके त्रिपाठी जी इस चीज को किया। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को यह प्रपोजल दिया और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बात को सुना। उस बात को हमें एक अच्छा खासा बजट अलॉट किया उन्होंने और उसका परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश में पहला सेंटर इस तरीके का हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज में रन कर रहा है, जिसको हमने कहा कि आयुर्वेदिक आर्थराइटिस उपचार केंद्र एवं शोध केंद्र है ये। माने कि हम कर रहे हैं और वहां शोध भी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम आने वाली पीढ़ी को नया ज्ञान दे सकें उसमें कि भाई आयुर्वेद से कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। बधाई हो आपको। और आयुर्वेद में इस बात की कमी महसूस की जाती है कि भाई स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है।
और सर डेटा नहीं इकट्ठा होता, तो जिससे जब कई बार बात होती है कि भाई एविडेंस बेस्ड आप लाइए, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एविडेंस बेस्ड इस पे काम कर रहे हैं गठिया पे। मैं जी जी सामान्य लोगों की जानकारी के लिए जी आपसे जी। सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे ये गठिया के प्रारंभिक लक्षण क्या हो? गठिया के प्रारंभिक लक्षण देखिए, गठिया का साधारण अर्थ जन सामान्य के मन में विचार ये होता है कि गठिया के माने जोड़ की तकलीफ कोई। जी मोटे तौर पे गठिया को लोग समझते हैं घुटनों का अगर कोई रोग है तो आप उसको गठिया समझते हैं। हालांकि गठिया जो है वो बड़ा व्यापक शब्द है, और शरीर के किसी भी जोड़ में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो हम उसको गठिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हम्म। मॉडर्न साइंस के की दृष्टि से देखिए तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं। बुढ़ापे में होने वाला गठिया अलग है, यंग एज में होने वाला गठिया अलग है, चोट से होने वाला गठिया अलग है, इन्फेक्शन से होने वाला गठिया अलग है, या किसी और बीमारी के उपद्रव के रूप में होने वाला गठिया अलग है। तो इस तरीके के जी कई सारे मरीज हैं, और स्वभावतः उनका सबका उपचार भी अलग अलग है। अगर हम्म। आप की बात करेंगे जन साधारण के लिए कि भाई ठीक है, आपको मालूम है कि गठिया क्या है, गठिया में जोड़ों में दर्द हो रहा है, और हम आपसे कहें कि भाई रोका कैसे जा सकता है, तो दो तीन मूल बिंदु हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। नहीं, मैं पहले थोड़ा पहचान कैसे करें कि भाई ये हाँ, गठिया उसका है? पहचान करने का ढंग ये कि अगर जोड़ में दर्द है, जोड़ में सूजन जैसी है, शोथ कहीं जैसा भी है, हाथ में, पैर में, कहीं कहीं भी भी? किसी भी जोड़ में सुबह सो करके उठते हैं तो आपको स्टिफनेस जैसी महसूस होती है, आपको जकड़न जैसी महसूस होती है जोड़ों में, मोबिलिटी कम हो गई है जोड़ों में, जो स्वाभाविकतः मूवमेंट होते थे वो मूवमेंट अब नहीं हो रहे हैं, और आपको काम करने में असहजता मिलती है, और उसका कोई स्पेसिफिक कारण आपको समझ में नहीं आता, उसका कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता कि हाँ ये चोट लग गई थी इसलिए ऐसा हो गया। और अगर ये लक्षण कुछ समय तक बने रहते हैं, मतलब एक दो दिन के लिए नहीं, 6 हफ्ते तक या 4 हफ्ते तक ये लक्षण बने रहते हैं अगर, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ गठिया का प्रारंभ आपके अंदर में हो रहा है। ये ऐसा जेनेटिक जेनेटिक है या खान पान या पर्यावरण से संबंधित हो जाता है? जेनेटिक नहीं है, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहिए कि जेनेटिक है, हाँ, लेकिन परिवार से संबंध है उसका। मतलब यदि माता पिता को है ऐसा तो अगली जनरेशन में होने की संभावना बनती है, मगर ये कंफर्म नहीं कि नहीं माता पिता को होगा तो उनको भी हो जाएगा, अगर आप उस तरीके के परिवेश में नहीं तो होंगे। क्या खान पान से, वातावरण से, जी जी जी, पर्यावरण से खान फर्क पान से बहुत बड़ा संबंध है उसका, हमारी जो रूटीन की लाइफ स्टाइल है उससे बहुत बड़ा संबंध है, और हमारे वजन से, हमारा जो शरीर का स्वरूप है उससे उसका बहुत बड़ा लेना देना है। हमारी कुछ आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग का बहुत बड़ा संबंध है गठिया से। स्मोक करने वाले लोगों को गठिया होने की संभावना ज्यादा होती है, और गठिया से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से अगर आपका शरीर का वजन ज्यादा है तो गठिया होने की संभावना ज्यादा है आपको, और गठिया अगर हो गया तो उसकी प्रोग्नोसिस भी खराब है, मतलब उसका उपचार होने की संभावना कम है। तो इस तरीके की चीजें, इसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करते हैं आप, शारीरिक श्रम नहीं है, कुछ भाग दौड़ का जैसा कोई काम नहीं है, तो भी स्थिर लोगों को गठिया होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं तो क्या ये ब्लड में थिकनेस से होता है या शरीर में कौन सा ऐसा तत्व ज्यादा हो जाता है या कम होता है देखिए जिससे? जैसे मैंने आपसे अभी पहले बोला था कि कई तरीके का गठिया है ये, मतलब एक 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 प्रकार का गठिया नहीं है, तो हर प्रकार के गठिया का कारण अलग है, कुछ दूसरा जी कारण है। जैसे कि घुटनों के गठिया की अगर आप मोटी मोटी बात करें, जिसको हम लोग समझते हैं कि बुढ़ापे का गठिया है, उम्र बढ़ जाती हम्म है तो घुटनों में दर्द होने लगता है, घुटने टेढ़े होने लगते हैं, तो एक फैक्ट उसमें यह है, ये सच बात है कि भाई डिजेनरेशन होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपका धातु का क्षय होता है, शरीर में एज चीजें, रिलेटेड डिजेनरेशन। एजिंग, जी जी जी, एजिंग होती है, एजिंग की वजह से डिजेनरेशन होते हैं। लेकिन सिर्फ वो डिजेनरेशन नहीं है, डिजेनरेशन में बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि जिनकी उम्र बढ़ती है लेकिन उम्र पता नहीं लगती कि उनकी उम्र कितनी हो गई, और कुछ लोगों में उम्र कम होते हुए भी वो बूढ़े लगते हैं, कुछ लोगों की उम्र। और कुछ लोगों की ये उंगलियां जकड़ जाती हैं हाँ हाँ हाथों हाँ में, हाँ हाँ, जी जी जी। वो भी तो गठिया है? एजिंग का प्रोसेस आपका तेज है, मान लीजिए आपकी नॉर्मल एज 50 साल है और आप देखने में 70 साल के लगते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी उम्र ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, तो उसमें डिजेनरेशन होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, ऐसे में घुटनों में गठिया भी होने के चांसेस हैं। अच्छा, एक ये जो आर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस करके कुछ बोलते हैं, जी जी जी, या बाई करके भी कुछ लोग बोलते हाँ हैं, हाँ तो हाँ 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 हाँ। ये क्या है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो देखिए एक विशेष तरीके का गठिया है जो हाथ के छोटे जोड़ों में बेसिकली होता है,
जो आपने कहा कि जोड़ों में दर्द होता है या जोड़ों में जकड़न जैसी हो जाती है, सुबह सो के उठता है आदमी तो कहता है साहब मुट्ठी नहीं बंद कर पाते हैं, मुट्ठी नहीं खोल पाते हैं, और वो अमूमन आधा घंटा उसको लग जाता है नॉर्मल होने में या दर्द को कम होने में। आधे घंटे के बाद अपना वो रूटीन का काम शुरू कर पाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये रिलेटिवली अर्ली एज में होती है। जैसे आप घुटनों के गठिया की बात करेंगे तो वो लेट एज में होता है, वो 50 साल के बाद हो रहा है। लेकिन ये जो गठिया आप बोल रहे हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये रिलेटिवली अर्ली एज में है, महिलाओं में ज्यादा हो रहा है ये, और इसका कोई विशेष कारण का पता नहीं है। मतलब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको कहते हैं हम लोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब उसका साफ सुथरा कारण नहीं पता है। शरीर की अपनी कोशिकाएं जो हैं, शरीर का अपना तंत्र अपने ही तंत्र के विरुद्ध काम करने लगता है। तो ऑटो इम्यून। अच्छा, जी कई जी लोग ऑटो कहते हैं इम्यूनिटी। कि गठिया बाई हो गई है या जी जी बाई, जी ये गठिया वही बाई, बाई तो एक ऐसे लेमैन शब्द है। बाई ये मतलब वात रोग की वजह से कहते हाँ, हैं क्या? वात रोग, वात एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी जी जी, वात रोग को ही कहते हैं, उसको सामान्य भाषा में बाई कहते हैं। तो वात तो जितने भी देखिए दर्द का लक्षण है वो सारा का सारा वात से संबंधित है। शरीर में कहीं भी दर्द होगा आयुर्वेद की दृष्टि से वो वात का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे। तो घुटनों में या किसी जोड़ में होगा तो हम गठिया बाई उसको कह देंगे, बाकी और किसी जगह होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हम उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, नाम दे देंगे उसका। तो आप लोग बस लक्षण देख के, मरीज को देख के उसको पहचानते हैं या कुछ जांच कराते हैं ब्लड की या नहीं, एक्सरे जांच वगैरह? कराते हैं हम। जांच में हम मॉडर्न की भी सारी जांचों का उपयोग लेते हैं। जितनी भी मॉडर्न की जांचें उपलब्ध हैं उन सारी जांचों को हम इस्तेमाल में लाते हैं और उनको हम अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि घुटने का एक्सरे कराइए, तो एक्सरे कराने से मॉडर्न की डायग्नोसिस एक अलग बनती है, लेकिन हमें भी उसमें दिखाई पड़ता है कि इसमें वात का इन्वॉल्वमेंट है, कि उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट है, कि उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरीके से ब्लड की कुछ और जांचें हैं जिनके आधार पर भी हम अपने दोष को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमको ये पता लग जाता है कि इसमें कौन से दोष की प्रधानता है और अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये तो ठीक है। अच्छा, अब मैं इलाज पक्ष पे आऊंगा कि जी जी। इसका इलाज क्या कुछ घरेलू इलाज भी है या डॉक्टर या वैद्य स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है इसके लिए? बहुत सारा घरेलू इलाज है जिसको हम लोग इस समय प्रयास भी ऐसा करते हैं कि लोगों को उनको उनके रोग के बारे में जागरूक किया जाए और उनको उनके इलाज में एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरीके से शामिल किया जाए। देखिए, पुराने समय में कॉन्सेप्ट ये था कि मरीज अस्पताल में गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पर्चा लिखा, मरीज पूरी तरीके से अस्पताल पर डिपेंडेंट है, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब वही खाएगा। अभी हमने आयुर्वेद में इस धारणा को बदलने की कोशिश की। हमने ये बताने की कोशिश की कि देखिए, रोग जो हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हैं, रोग का कारण आपके अंदर है, वो डॉक्टर के अंदर नहीं है, रोग का कारण आपके अंदर है। तो उस रोग को निकालने का तरीका भी आपके पास ही है, उसका तरीका भी डॉक्टर के पास नहीं है। अगर आप वजन ज्यादा है सपोज करिए, और वजन ज्यादा होने की वजह से शरीर में लोड पड़ रहा है, तो उसका उपाय तो आप ही को करना पड़ेगा, डॉक्टर उसका उपाय नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, बड़ा सुंदर विचार था ये और लोगों को बड़ा अपील किया ये। हमने कहा आपको अपने ट्रीटमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि बहुत सारी ऐसी चीजें उनको बोली कि घर में किया करिए, आप यहाँ अस्पताल आने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ साधारण सी सिकाई है, अब साधारण सी सिकाई हमने समझा दिया उनको कि भाई बालू से सिकाइए, बड़ी साधारण सी सिकाई है त्रिपाठी जी, आप बता सकते हैं लोगों को, और बहुत लाभ करती है ये। जो प्लास्टर वाला बालू होता है दीवार पे जिससे प्लास्टर करते हैं, वो छना हुआ बालू ले लीजिए आधा किलो के आसपास, उसमें घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं नमक, वो बारीक पिसा हुआ नमक ले लीजिए, थोड़ा सा मेथी का दाना ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, और हम कहते हैं इसको गर्म कर लीजिए किसी बर्तन में, कढ़ाई में गर्म कर लीजिए, और गर्म करके एक बड़ा सा सूती कपड़ा लीजिए आधा मीटर का, उसमें रख लीजिए, एक पोटली बना लीजिए। ये पोटली बन गई, ये सिकाई का आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये सिकाई का इंस्ट्रूमेंट। दिन भर में 2 बार इससे सिकाई कर लीजिए, रात में सोने से पहले एक बार सिकाई कर लीजिए, सुबह के वक्त में किसी बार कर लीजिए। आप यकीन मानिए 15 दिन में बड़े से बड़े जोड़ के दर्द कम हो जाते हैं इससे, और ऐसी स्थिति होती है कि उनको दर्द की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मतलब चीजें हैं, ये बहुत ही परीक्षित चीज। कुछ लोग बिजली के भी सिकाई के इंस्ट्रूमेंट्स हाँ आ गए करते हैं। हैं बिजली की सिकाई, लेकिन ये आयुर्वेदिक उपचार पद्धति है तो हम बिजली का नहीं रेकमेंड करते। हम कहते हैं इसका और भी काम है। असल में क्या है ना कि ये आम और वात वो कफ को शोषण भी करता है। जैसे बालू है सूखी, बालू का गुण क्या है कि बालू पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। बालू में कहीं भी पानी डालेंगे तो पानी सोख लेगी बालू। शरीर के ऊपर अगर कहीं सूजन है किसी जगह, वहां बालू से सिकाई करेंगे तो सूजन खत्म हो जाएगी। जी जी बिजली जी। तो दर्द कम होगा। हम दर्द नहीं कम कर रहे हैं,
हम दर्द के साथ में जो उसके लक्षण है उनको भी कम कर देंगे। ओके, ओके। अच्छा, तो कुछ सूजन भी लोग कम हो जाएगी। कभी-कभी कुछ डॉक्टर या वैद्य कहते हैं कि भई गर्म पानी में नमक डाल के और उससे कपड़े से तौलिया से हाँ, सिकाई कर वो मॉडर्न फिजियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी नहीं रेकमेंड, क्योंकि हम पानी से सिकाई नहीं रेकमेंड करते थे पाड़ी जी। जी, 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 जी। इसलिए नहीं, क्योंकि पानी हमको लगता है कि बहुत सारे जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। हम पानी की चीजें मना ही करते हैं, उनको खाने में भी मना करते हैं कि भाई पानी कम पीजिए, तो पानी की सिकाई भी नहीं बोलते हैं। अच्छा, हाँ, खाने-पाने वाली बात की, जैसे कुछ लोग कहते हैं मूली खाने से या कुछ और चीज़ों के खाने से क्या ये हाँ, बढ़ता है? ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बिंदु है ये। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ खाने की ऐसी विशेष चीजें हैं जिनको खाने से लोग खुद ही बताते हैं कि इसको जी, खाने से बढ़ जाता है। हम लोग रिकमेंड करते हैं उनको कि क्या ना खाइए, तो उसमें सबसे मुख्यतः हम कहते हैं चावल मत खाइए। जी। हम उनको ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज की रखी हुई चीजें मत खाइए। हम उनको कहते हैं दही मत खाइए। दही दही के बारे में आयुर्वेद में बड़ा साफ सुथरा ढंग से डिस्क्राइब किया गया है। दही कहते हैं रात में कतई मत खाइए, किसी सूरत में दही मत खाइए रात में। बरसात के दिनों में दही मत खाइए, और दही को अकेले मत खाइए कभी भी। दही को हमेशा संस्कृत करके खाइए, माने दही के साथ में कुछ ना कुछ पड़ा हो, चाहे नमक पड़ा हो, चाहे चीनी पड़ी हो, चाहे वो कहते हैं आंवला पड़ा हो उसमें, चाहे कुछ और पड़ा हो। ऐसा मतलब रूखा दही अलग से नहीं खाना चाहिए। तो सोंठ दही, पाउडर भी डाल लेते हैं। हाँ, सौंठ पाउडर डाल लीजिए, जीरा भुना हुआ, हम लोग कहते हैं भुना हुआ जीरा डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए, इस तरीके से खाइए। लेकिन ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का रोग आपने बोला था, उसमें हम दही कतई मना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। दही आपको छूना मट्ठा ही। मट्ठा, मट्ठा 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 ले सकते हैं, तक्र ले सकते दूध हैं। दूध, हाँ, मट्ठा और दूध भी नहीं। पनीर ले सकते हैं। हाँ, दूध मट्ठा नहीं। ले सकते हैं। मट्ठे का जो असल में जो गुण है मट्ठे का, वो दही के विपरीत है। दही जो है गुरु है, मट्ठा लघु है। तो मट्ठा हाँ, करता है, दही नुकसान करता है। तो इन चीजों को बिल्कुल मना करते हैं। साथ ही उन चीजों को मना करते हैं जिनमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए कि तरबूज है, खरबूज है, जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, उनको मना करते हैं कि आप उनको मत लीजिए, क्योंकि पानी जो है वो कफ का गुणवाही है, कफ के जैसा गुण है। तो पानी लेते हैं तो हमें लगता है कि सूजन और शोथ की जो जो तकलीफ है वो बढ़ती है। जो कफ से इंड्यूस होने वाली परेशानियां हैं, वो पानी अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो बढ़ेगी। तो इन चीजों को रोक देते तो लाभ मैंने मिलता पढ़ा था कि जैसे ये हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा या कुछ इस तरह के है। भी उपाय हैं? एक विशिष्ट रोग में उसका उपाय करते हैं। हरसिंगार की पत्ती का काढ़ा बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, हम लोग भी अपने यहाँ रेकमेंड करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक सियाटिका जैसी कंडीशन होती है, ओके। मतलब शुरू होता है और पैरों में होते हुए नीचे तक चला जाता है। और एक 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 ट्रैक है उसका, एक मतलब एक नर्व है जो पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है, पूरी। जिसको नर्व हम लोग कहते हैं। उसमें अगर इन्फ्लामेशन है तो वहां पर यह कारगर उपाय है, अच्छा उपाय है। उसकी पत्तियों को उबाल के उसका काढ़ा बना सकते हैं, या हरसिंगार की पत्ती का स्वरस निकाल सकते हैं। मतलब उसको सिलबट्टे पर पीस करके उसका रस निकाल लीजिए, और वो 2 चम्मच 3 चम्मच पिला दीजिए, वो भी काम करता है, अच्छा लाभ इसमें करता है। हल्दी का भी कोई उपयोग है? हल्दी का दुनिया की हर तरीके के रोगों में उपयोग है त्रिपाठी जी। सबसे उपयोगी औषधि है हल्दी, क्योंकि बहुत अच्छी इम्यूनो मॉड्यूलेटर है वो, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब वो हर प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो उसका कोई रोग विशेष की बात ही नहीं है, हर जगह दे सकते हैं। बचिया के हर प्रकार में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कुछ दवाओं पे बात करना चाहेंगे? कुछ दवाइयाँ विशेष जो ओवर द काउंटर, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों को छोटे फ्लैट में रहते हैं, पत्तियाँ या पौधे मिलते नहीं हैं, जो जड़ी-बूटियाँ हाँ ताज़ी हाँ नहीं हाँ हाँ मिलती हैं, पंसारी के यहाँ जाना नहीं हो पाता है। तो हाँ कुछ हाँ हाँ ऐसी हाँ। औषधियाँ हैं क्या जो रेडीमेड लोग ले सकते हैं, इसमें उपयोगी हों? हाँ, औषधियां हैं। हालांकि इस मंच पर ये औषधियों के नाम बताना बहुत नहीं, नहीं, उपयोगी नहीं। वो हम नहीं चाहेंगे और कि उस हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप औषधि चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही लीजिए। ऐसे औषधि का उपयोग ना करिए, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में यह भ्रम है कि वो नुकसान नहीं करती। अगर आप गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान भी कर सकती हैं। नहीं, वो तो मरीज का जो गुण प्रकृति है, वात पित्त कफ, वो हाँ तो हाँ, देख के सतर्कता से वैद्य अलग। इस्तेमाल करेंगे। जो बिल्कुल साधारण औषधियां हैं उनके नाम आपको बताऊंगा, जिनको जी। आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो दशमूल का काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दशमूल बहुत आसानी से मिलने वाली चीज है, सारी के यहाँ भी मिल जाता है, दवा की दुकान पर भी मिल जाता है, ओवर द काउंटर मिल जाता है। दशमूल, जी। मैं जो एक सावधानी बोलता हूँ, कहता हूँ लोगों से कि क्या करिए, वो बना बनाया दशमूल का काढ़ा मत लीजिए। बाजार में बना भी मिलता है, बोतल में मिल जाएगा आपको। हाँ, आप हाँ। आप उससे कहिए सूखा काढ़ा दे दे आपको। सूखे ओके। काढ़े, हाँ, सूखा काढ़ा, जड़ी बूटी होती है सूखे काढ़े की। वो जड़ी बूटी आप आधा चम्मच आधे गिलास पानी में भिगो दीजिए रात में सोते समय, और सुबह की पहली चाय जैसी होती है, आप निहार मुंह उसको चाय की तरीके से बना के पी लीजिए।
सबसे उपयोगी चीज है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि दशमूल जो है वो त्रिदोष शामक है, तीनों दोषों का शमन कर। मुझे नहीं पता था, बोतल तो मालूम है कई बोतल कंपनियों नहीं, में बोतल आती नहीं, बोतल तो है, हम बिल्कुल लेकिन नहीं कहते कि बोतल पाउडर लीजिए। मिलता है ये मुझे पता हाँ, नहीं था। पाउडर भी मिलता है, और यवकुट कहते हैं, जो कुटी हुई जैसे औषधियां होती ना, वो कुटी हुई औषधि होती है, उसको भिगा दीजिए पानी में, सुबह उबाल लीजिए, उसको 2 दफे उबाल लीजिए और बस उसको छान के पी लीजिए। बेहद पेटेंट आदमी भी उसको ले सकता है, तो दोषों को बैलेंस रखेगा। और अगर किसी भी प्रकार का गठिया, तो हर तरीके के गठिया में बिना डायग्नोसिस के आप उसको यूज कर सकते हैं, मतलब वो चाहे घुटने का हो चाहे किसी और जगह का हो। अच्छा, जो कि आपने विशेषज्ञता हासिल की है, आपका एक पहला सेंटर है यूपी में, तो क्या आप जी जी जी। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को जो तमाम आजकल पीएचसी में हैं या निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे कि इसमें वो क्या करें, क्या कर सकते हैं वो हाँ, लोग? उनको उनको तो गंभीर सलाह देना चाहिए। मैं तो उनको कहता हूं कि आप हमारे पास आकर के 1 हफ्ता 10 दिन रह के ट्रेनिंग लेकर के जाइए। आप जी देखिए डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका उपचार कैसे करना है, और यहाँ जो सीख लें वो उसको ले जाकर के अपने सेंटर पर इस्तेमाल करें। हमने ऐसा प्रपोजल दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, क्योंकि जो हमारा केंद्र है ये, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब हम्म, विशेषज्ञता बनाएंगे नहीं, जब तक लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक फील्ड में ये ज्ञान नहीं जाएगा। जी मतलब हम जी पे कर लेंगे, लेकिन बाहर जो रिमोट में बैठा हुआ है वो आदमी कैसे करेगा। हाँ, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हम यहाँ चला रहे हैं, रन करना शुरू किया है, उसका प्रपोजल दिया हुआ है हमने, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, भारत सरकार को दिया है। अगर वो लागू हो जाता है तो हम 3 महीने के लिए सारे पीएचसी पे बैठे हुए लोगों को बुला करके उनको ट्रेन कर सकते हैं। ये तो और उन बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जी अच्छा, एक चीज बताएं, आजकल बहुत जी ज्यादा तेजी से प्रचलित हो रहा है कि लोगों को घुटने में तकलीफ होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका प्रत्यारोपण करवा लीजिए। जी और जी क्योंकि लोगों के पास नए युवकों के पास बीमा की सुविधा होती है, तो वो माँ बाप को हाँ कहते हैं भाई हमारे पास पैसा है, फ्री है, आप चलिए दिल्ली में, बम्बई में, लखनऊ में करा लें। तो जी आपको जी। लगता है कि ये घुटने के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है हर मामले में, या दवाइयों से ठीक हो सकता है? नहीं, देखिए, घुटने के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है एक मामले में, अगर वो डिफॉर्मिटी हो गई है, जैसे कि घुटना टेढ़ा हो गया है, जैसे आपने देखा हो बहुत सारे लोगों को कि घुटना उनका फैल गया है, चाल उनकी खराब हो गई है, कुछ इस तरीके का हो गया, तो वहां आवश्यकता होती है। लेकिन इसके जो ग्रेड हैं, जैसे घुटने का जब आप एक्सरे कराते हैं तो उसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, 4 तरीके के ग्रेड हैं उसमें। तो पहले 3 ग्रेड में ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है। चौथा ग्रेड अगर हो गया, मतलब इतना एडवांस अगर हो गया है, तो शायद वहां कराने की जरूरत पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रस्तोगी। आपने गठिया जो एक आम समस्या होती है लोगों को, खास करके बुढ़ापे में, कुछ लोगों को जवानी में भी, और जिससे काफ़ी मुश्किलात आती हैं, उसके बारे में आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी आपका भी विषय बहुत को बहुत के धन्यवाद। लिए आपको आमंत्रित करेंगे। नमस्कार।